अच्छा ओके, चलें जी। तो वी हैव अ क्वेश्चन। मैं कोई भी ऐसी आर्बिट्ररी नंबर्स उठा रही हूँ, कोई सर पैर के बगैर। सपोज करें कि वी हैव टू प्लेयर्स, प्लेयर नंबर 1 एंड दिस इज प्लेयर नंबर 2। एहसानुल्लाह गौर से देखना है, ठीक है। उसके 3 एक्शंस हैं प्लेयर ए के, ए बी और सी। और प्लेयर 2 के भी हैं जनाब, लेट्स से कोई डिफरेंट नाम रख लेते हैं, डी, ई और एफ। अब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स नजर आ रही है आपको? 3x3 ऑर्डर की, ठीक है, 3x3 ऑर्डर। कोई अगर एडमिट कर रहा होगा तो मुझे बता देना ताकि वो मिस ना कर ले क्लास में। सो वी हैव 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। आप लोग कैमरा ऑन कर लो ना, मुझे लगेगा मैं क्लास में बैठी हुई हूँ। इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर यू तो मुझे फेसेस से जरा समझ आती है कि लेक्चर किस तरह डिलीवर करना है। एहसानुल्लाह कैमरा ऑन कर लें प्लीज। मैम ऑन है मेरा। अच्छा, मुझे आप नजर क्यों नहीं आ रहे हो जी? यहाँ पे कुछ ओके, ये थोड़े से मेरे ख्याल में इस तरह कर लेंगे तो हम, ओह यस, इस तरह कर लेते हैं। और इसको मैं छोटा सा यहाँ से यूँ कर देती हूँ। हाँ, वो स्क्रीन का साइज जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा कि मैं सारों को देख सकूं। चलो ठीक है, जितने भी नजर आ रहे काफी है। चलें जी, तो ये हमारे पास है मैम जी जी। एक्शन ए जो है प्लेयर 1 का, वो प्लेयर 2 के एक्शन बी से फर्क है, यानी कि दोनों के एक्शन बिल्कुल फर्क है, क्योंकि हमने जो पहले भी तो गेम्स पढ़ी होते हैं एक्शन सेम होते हैं, मतलब दोनों के पास नहीं, सेम ऑप्शन। इट इज नॉट नेसेसरी। गेम इज बेसिकली an interplay between two or more players, right? The player can have same action, they can have different action, they can have same number of actions, they can have different number of actions, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के पास एक ही हो, ठीक है। तो हम उसमें भी गेम होती है, जरूरी नहीं कि सेम एक्शंस हो। द एक्शन कुड हैव बीन डिफरेंट। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर हम टैक्स पेयर और टैक्स और गवर्नमेंट की गेम कर लें, टैक्स पेयर और गेम गवर्नमेंट की, तो टैक्स पेयर के पास 2 एक्शन है, इधर टू अवॉइड द टैक्स और नॉट टू अवॉइड द टैक्स, ठीक है। इवेट करे टैक्स या ना इवेट करे, 2 हो सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट जो है वो उसके पास 2 एक्शन हो सकते हैं, टू ऑडिट और नॉट टू ऑडिट। अब ये देखो एक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह से नंबर ऑफ एक्शंस भी फर्क हो सकते हैं, तो गेम उनके दरमियान भी होती है। ओके, तो हम अब गेम एक ले रहे हैं जिसके अंदर प्लेयर 1, वैसे गुड क्वेश्चन, प्लेयर 1 जो है उसके पास 3 एक्शंस है ए बी सी, और प्लेयर 2 के पास डी ई एफ 3 एक्शंस है। और सपोज करने के मैं ऐसी नंबर्स डाल रही हूँ उसके अंदर 2 1 1 0 2 5 3 7 0 0 1 1 7 5 4 4 एंड 3 3। ये मैंने बगैर सोचे हुए नंबर डाले सिर्फ गेम को समझाने के लिए। सपोज करें अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं और हमें पता है कि हमारे पास 3 पॉसिबल वेज हैं सॉल्व करने के। बेस्ट रिस्पॉन्स भी है, चौथा भी है। तो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, सपोज करो कि पहला मेथड जो मैं अडॉप्ट करती हूँ वो है नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई एडमिट तो नहीं होना चाह रहा? नहीं, ओके। अगर सपोज करें आई सॉल्व इट विद अ नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नैश इक्विलिब्रियम दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? डोमिनेंट स्ट्रेटजी। अगर डोमिनेंट से ना सॉल्व हो तो आइटरेटेड डोमिनेंट से सॉल्व हो जाता है, या फिर बेस्ट रिस्पॉन्स। बेस्ट रिस्पॉन्स एंड नैश इक्विलिब्रियम इस गेम के लिए एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जो दूसरी गेम्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास एक्शन जो है, इफ दे आर नॉट गिवन एज डिस्क्रीट नंबर्स बट दे आर गिवन इन टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके अंदर बेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो दैट इज अ मेथड विच इज यूज टू सॉल्व। लेकिन राइट नाउ जो डिस्क्रीट, यहाँ पर हमारे पास एक्शंस है और डिस्क्रीट आउटकम्स है, पे ऑफ डिस्क्रीट है, यानी नंबर्स में लिखे हुए। तो इसके अंदर हम सबसे ज्यादा नैश, फिर हम डोमिनेंट स्ट्रेटजी, या फिर आइटरेटेड डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो मैं इसके ऊपर जो है आपको वो तीनों चीजें सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नैश से। तो नैश के लिए हम क्या करते हैं? नैश के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि प्लेयर नंबर 2 को हमने 1 by 1 उसके एक्शंस पे फिक्स करना है, एंड वी विल वर्क आउट द बेस्ट आउटकम फॉर द प्लेयर नंबर 1 इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब क्या है कि अगर प्लेयर नंबर 2 खेल रहा है डी, तो ये प्लेयर नंबर 1 के लिए एक सिचुएशन है जिसे वो फेस करता है, एंड देन ही विल ट्राई टू वर्क आउट कि इस सिचुएशन में उसका बेस्ट क्या होगा, ठीक है।
इसी तरह से then we fix player number 2 with E and then we also again find the best for player 1. Similarly we fix for F and then we find the best for player 1. ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे मेथड आसान हो जाता है, वरना असल तरीका क्या है कि you just work out the strategy, you strategy profile, you write down the strategy profile and then you try to figure out कि is it best for player number 1. Once you find that it is best for player number 1 then you work out that is it best for player number 2. अगर दोनों का बेस्ट आता है तो आप उसको नैश कहते हो. तो उसका क्या मतलब है कि you are picking one by one each strategy profile and then you are checking it. That is a long process. इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेथड मैं बता रही हूँ वो करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबको ये मेरी बात समझ में आई जो मैंने अभी बताया है? गुड. तो अगर मैं थैंक यू. तो इसका मतलब है अब मैं शुरू करूंगी नैश. पहला काम क्या होगा जीशान एहसानुल्लाह, देखो कि आई फिक्स डी, एरो लगा दिया. ठीक है, मैं कह रही हूँ सपोज करें. कौन सपोज कर रहा है? ये प्लेयर 1 सपोज कर रहा है. क्या सपोज कर रहा है? वो कहता है कि प्लेयर 2 जो है वो डी खेलता है. अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ ए, मैं कर सकता हूँ बी और मैं कर सकता हूँ सी. ए किया तो मिलेगा 2, बी किया तो मिलेगा 1 और सी किया तो मिलेगा 7. तो उसे क्या करना चाहिए सिचुएशन के अंदर? इस सिचुएशन में प्लेयर 1 को, डी सिचुएशन में प्लेयर 1 के लिए बेस्ट क्या है? टू प्ले विद व्हाट? सी. तो मैं 7 के नीचे एक लाइन लगा देती हूँ. ठीक है, इसका मतलब है मैंने ये पूरा कॉलम कंप्लीट कर लिया. पहले मैं सारे कॉलम्स कंप्लीट करूंगी, फिर मैं सारे रोज कंप्लीट करूंगी. कॉलम जब कंप्लीट करते हैं तो रो को एनालिसिस करते हैं और रोज जब कंप्लीट करते हैं तो कॉलम को एनालिसिस करते हैं. अभी फिलहाल हमारा फिक्सिंग चल रही है प्लेयर 2 की, कॉलम्स की, और एनालिसिस चल रहा है प्लेयर नंबर 1 का. आई एम डन विद द फर्स्ट कॉलम, नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड कॉलम. आई एम फिक्सिंग ई एंड 1 0 4. व्हाट इज बेस्ट? 4. समझ आ गई सबको? 4. ठीक है. आई एम फिक्सिंग एफ एंड चेकिंग 2 3 3. व्हाट इज बेस्ट? 3 एंड 3. दोनों पे लाइन लग जाएगी. अब कॉलम्स कंप्लीट हो गए. अब हमें किस पे करना है? रोज को करना है. तो मैं क्या करूंगी? रोज को फिक्स करना शुरू करूंगी. आई फिक्स ए, एरो लग गया और चेकिंग 2 0. अब जब आप रो को फिक्स करेंगे तो सेकंड एंट्रीज को कंपेयर करेंगे. 2 0 5 क्या बेस्ट है? 5. फिर बी को फिक्स करेंगे 1 0 7 क्या बेस्ट है? 1 0 7 7. सी को फिक्स करेंगे 5 4 3 क्या बेस्ट है? 5 4 5 5. तो डू यू फाइंड एनी प्लेस वेयर देयर आर 2 अंडरलाइंस? ये वाला सी और ये वाला. ठीक हो गया? बासिल बासिल मुझे समझ आ गई. ये दो नैश इक्विलिब्रियम डिफाइन किए, एक n1 हो जाएगा और एक n2 हो जाएगा. हाँ, नैश 1 क्या है बताएं मुझे, जरा नाम बताएं. नैश 1 क्या है? मैम सी एंड सी कॉमा डी. वेरी गुड. मैं सिर्फ इसलिए पूछती हूँ कि बच्चे पे ऑफ बताते हैं और मुझे ये क्लियर करना होता है. और दूसरा नैश क्या है? मैम दूसरा बी कॉमा एफ है. बी कॉमा और इनके साथ में इनके अगले ब्रैकेट में इनके पे ऑफ्स भी लिख सकते हैं ऐसे. पे ऑफ्स क्या है? एक तरीका ये पे ऑफ क्या है इसका? 7 5 और इसका पे ऑफ क्या है? 3 7. आई होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. यस मैम. एहसानुल्लाह आपको कुछ बेहतर लगा ये? एहसानुल्लाह कहाँ है? आवाज नहीं आ रही. चलो ओके, आई कंटिन्यू विद द डोमिनेंट स्ट्रेटजी. पहले मैंने किया नैश इक्विलिब्रियम, ये वाला, ये देखिए ये मेरा कर्सर, और अब मैं कर रही डोमिनेंट स्ट्रेटजी. डोमिनेंट स्ट्रेटजी आपके पास क्या क्या है? यू विल हैव टू सी इज देयर एनी स्ट्रेटजी विच इज डोमिनेंट फॉर प्लेयर नंबर 1. तो आपको पता है कि प्लेयर नंबर 1 हैज 3 एक्शन वो खेल सकता है, ए बी सी. ठीक है. अब मैं इस वाली को ये जरा मैं आई वांट टू मेक इट वन मोर टाइम ताकि हम अलग से उसको वर्कआउट कर सके. एंड हियर वी गो 1 2 एंड दिस
and this, and payoffs are 2 2 1 0 2 5 1 1 0 0 3 7। आज कोई असाइनमेंट ड्यू थी? 7 5 4 4 कल कल है? कल है? नहीं, आज नहीं थी। 17 ओके और 16 का। ओके ओके ठीक है, DEF। ओके चले, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये हमें पता है प्लेयर 1 है और ये हमारे पास प्लेयर 2 है। जो प्लेयर 1 है उसके एक्शंस है ABC। अब मैं देखती हूँ A से उसको इन एवरी सिचुएशन, सिचुएशन कौन सी? DEF। इन एवरी सिचुएशन व्हाट he'll get इफ ही प्ले A। तो देखो प्लेयर A के साथ उसको मिलता है, कर्सर चला गया, ये 2 1 और 2। अब हमें इसे कंपेयर करना है। कंपैरिजन 3 हो सकते हैं, आपको पता है नहीं ये वाली बात? कंपैरिजन हमारे पास 3 हो सकते हैं। कंपैरिजन कौन कौन से हो सकते हैं? प्लेयर कंपैरिजन फॉर प्लेयर 1 क्या क्या है? हम उसे कंपैरिजन 3 ए जी बिल्कुल, A वर्सेस B, हाँ A वर्सेस C एंड B वर्सेस C, ये 3 कंपैरिजन है। अब देखो A और B को कंपेयर करो। 2 इज बेटर देन 1, 1 is better than 0, but 2 is less than 3. No comparison possible. So this is deleted. No, it's not comparable. फिर A versus C को करो। 2 is less than 7 is less than 2. Oh, sorry, 7 is more than 2. 4 is greater than 1 and 3 is greater than 2. इसका मतलब क्या हुआ कि C versus A के अंदर कौन बेहतर है? नहीं, C बेहतर है ना। 7 is better than 2, 4 is greater than 1 and 3 is greater than 2, so C is better। तो कौन सी इन दोनों को अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मैं लिखूंगी डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन सी है? डोमिनेंट स्ट्रेटजी कौन सी है? A, नहीं, दो C। और डोमिनेटेड कौन सी है? A। वेरी गुड। तो डिलीट किसे करना चाहिए? वेरी गुड, A को मैं कर देती हूँ डिलीट क्योंकि वो है डोमिनेटेड। अब दूसरा कंपैरिजन कौन सा था हमारा? B वर्सेस C का। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है B भी डोमिनेटेड हो जाए। ओके, तो B वर्सेस C करें। 7 वर्सेस 1, 4 वर्सेस 0, 3 वर्सेस 3। हियर वी गो। व्हाट इज डोमिनेंट? C। एंड व्हाट इज डोमिनेटेड? B। स्ट्रिक्टली या वीकली? वीकली। व्हाई वीकली? वाई वीकली? क्योंकि इनमें दो ऐसे आउटकम्स थे, 3 और 3। 3 और 3 की वजह से ये वीकली डोमिनेंट है। अगर यहाँ पे कोई 4 होता तो ये स्ट्रिक्टली डोमिनेंट हो जाती। कौन सी? C वाली। राइट नाउ इट्स वीकली डोमिनेंट। तो हमारा अगर नैश आया, A वर्सेस B दोबारा बता दें। C वर्सेस B दोबारा देख लेते हैं। C वर्सेस B। हाँ चलो, The first one। अच्छा वो बताती हूँ मैं। ये C B का समझ में आ गया? C B का समझ आ गया? C B को अगर देख लो दोबारा से तो 7 वर्सेस 1 इज 7 इज स्ट्रिक्टली बेटर। 4 वर्सेस 0, 4 इज स्ट्रिक्टली बेटर। 3 वर्सेस 3 दे आर इक्वली लाइकली। तो इसकी वजह से C डोमिनेंट तो हुई है लेकिन वीकली डोमिनेंट है। अगर यहाँ पर 3 की बजाय कोई नंबर 4 होता ना तो ये स्ट्रिक्टली डोमिनेंट हो जाती। ठीक है, और अगर स्ट्रेटेजी वीकली डोमिनेंट हो तो नैश इक्विलिब्रियम जो आता है वो वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम आता है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम। और अगर वीकली डोमिनेंट हो तो वीकली का वर्ड आता है। ठीक है, तो अब मैं आ जाती हूँ A वर्सेस B दोबारा बताती हूँ। देखो A के साथ है 2 के साथ फर्स्ट प्लेसेस सबकी जमा करनी होती है कंपेयर। तो A वर्सेस 1, सॉरी 2 वर्सेस 1 कौन सा बेटर है? A 2 बेटर इज 1, 1 इज बेटर देन 0 ये दूसरे वाले में, एंड 2 इज लेस देन 3। तो नो कंपैरिजन पॉसिबल, नो कंपैरिजन पॉसिबल। तो A वर्सेस B में क्या हुआ कि दो जगह पर A बेटर था लेकिन थर्ड प्लेस पे 2 वर्सेस 3 में B बेटर था। इस वजह से हम कह ही नहीं सकते कि इनमें से डोमिनेंट या डोमिनेटेड कौन सा है। तो A वर्सेस B में मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि हम इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सके। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये डिसीजन कहाँ का है? ये इसका है। जब मैंने A वर्सेस C को कंपेयर किया तो मैंने देखा कि 7 जो है वो 2 से बेटर है, 4 जो है वो 1 से बेटर है
और 3 जो है वो 2 से बेटर है, और ये आ गई आपके पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। कौन सी वाली? जो बेटर है, और वो कौन सी है? सी। तो सी वॉज डोमिनेंट, और कैसी डोमिनेंट? स्ट्रिक्टली डोमिनेंट थी। स्ट्रिक्टली डोमिनेंट थी क्योंकि हर नंबर जो है वो दूसरे नंबर से स्ट्रिक्टली बड़ा था। यू गॉट इट? आर यू फॉलोइंग? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, जैसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब चाहिए था मुझे। तो बेसिकली वी आर डन विद ए वर्सेस सी, और आपकी जो सी है वो स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रही है ए को, और बी वर्सेस सी में सी जो है वो वीकली डोमिनेट कर रही है बी को। तो मैं क्या लिखूंगी? ए वर्सेस सी में सी जो है, सी सी द डोमिनेंट। स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग डोमिनेंट ए। सी। ये भी काट देते, यहाँ से काटते हैं, और एक मिनट मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी सी, मैं यहाँ पे लिखूंगी। ये क्या हो गया? C is strictly dominant to what? A. And C is weakly Nominated to B. dominant to B। यानी C किसी भी तरह से डोमिनेंट स्ट्रेटेजी आ रही है। ठीक हो गया? Are we done with the comparisons of the strategies of the player number 1 now? Yes? Yes, ma'am. Great. So what next we have to do? Comparison of strategy of Yes, player we need two. to go with the comparisons of player number 2, and here I'm writing player number 2 जो है उसके पास आपके लिए क्या क्या है? वो खेल सकता है D, E या फिर F। Comparisons कौन कौन से बनते हैं? 3 possible comparisons again. Number 1 D versus D versus E, second comparison D versus F, Vers- and third is E E versus versus F। ठीक है जी। अब 1 by 1 चलते हैं। D versus E। अब D को चेक करें। ये अच्छा, जब आपने ये स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड को काट दिया ना, तो अब जब आप कॉलम की D और E और F को कंपेयर करोगे, you will not consider the deleted column. Now the game has reduced to 2 rows and 3 columns. Two. You are getting my point? Yes, ma'am. ओके Yes, क्योंकि हम कॉमन नॉलेज की वजह से प्लेयर नंबर 1 को तो पता ही है कि ही विल नेवर प्ले आउट ऑफ हिज डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, और यही वाली नॉलेज जो है वो प्लेयर नंबर 2 के पास भी है, दैट प्लेयर नंबर 1 विल नेवर प्ले फ्रॉम द डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, सो इट इज आउट ऑफ द गेम नाउ। So we will not consider in our decision making. Player number 2 will not consider A in his decision making because he know that player number 1 has A as dominated strategy, will never play out of it. ठीक है जी? तो he will not ever be facing A. तो what he is facing? B or C. तो प्लेयर नंबर 2 को शुरू करते हैं D वर्सेस E। अब D की जो कॉलम की जो आउटकम्स है वो सेकंड प्लेसेस है। ये देखो, ये 1 जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, नजर आ रहा है, और ये 5, ये कौन खेल रहा है? ये प्लेयर 2 खेल रहा है। और क्या? किस वाले एक्शन में? डी वाले एक्शन में। अब कंपैरिजन शुरू करें। 1 को किससे कंपेयर करेंगे? इस वाले 1 को किससे? इस 0 के साथ। समझ? ये कर्सर नजर आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। 1 वर्सेस 0, व्हाट इज बेटर? 1 इज बेटर। 5 वर्सेस 4, व्हाट इज बेटर? 5. 5। तो कैन आई से दैट D is strictly dominating E? Yes? Yes, ma'am. Yes. तो what to be cut out of this game? E. E को काट देते हैं। ये ब्लू लाइन में ले लेती हूँ और मैंने E को काट दिया। इस किसकी वजह से? यहाँ पे मैं लिखूंगी D strictly dominates E. E. E। ठीक है जी। अब D और E का मैंने कंपैरिजन कंप्लीट कर लिया। अब मैंने D और F का करना है। अगेन कंपैरिजन 1 वर्सेस 7, 7 is better. 5 versus 3, 3 is like there is no comparison between D and F. Got it? Yes, ma'am. No comparison. हम यहाँ पे लिख देते बेशक इस वाली के लिए no comparison. Okay, what you think of E versus F? Will we go for it? No. 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 No, because it is already being out of this game. तो ये हम वैसे ही काट देंगे, ये करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारी जो न्यू गेम बनी है
डू यू सी दिस, 1 रो एंड 1 कॉलम इज डिलीटेड। तो अब मैं दोबारा से इस गेम को लिखूंगी, मतलब इसी मैस वर्क में नहीं शुरू करूंगी। आई विल राइट दिस अगेन एक्सक्लूडिंग द डिलीटेड रो एंड डिलीटेड कॉलम। ठीक है जी, तो मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ, मेरा ए और ई वो हो चुका है। तो मैं लिखूंगी न्यू गेम आफ्टर फर्स्ट, ये फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हुई है, इसको कहते हैं एक आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब है कि रो का एनालिसिस किया, फिर कॉलम का एनालिसिस किया, जब दोनों का हो गया तो वो आइटरेशन कहलाती है। ठीक है जी, और वो उसमें है क्या, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, और अब ये 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी विच इज दिस वन। वहां से ए कटा था तो बी सी रह गया था, और वहां से क्या कटा था, ई कटा था ना, एफ कटा था। Yes, ma'am. तो ई और डी था, यहाँ पे ई कट गया था और एफ रह गया था। F. और नंबर्स क्या रह गए थे, नंबर्स मैं ऊपर से देख लेती हूँ। नंबर है जी 1137 113775 1137 113775 113775। लास्ट नंबर क्या था, 3. 33। चलो अब दोबारा से कंपैरिजन, सेकंड आइटरेशन शुरू हो गई। सेकंड, ये यहां से हम कर रहे हैं सेकंड आइटरेशन। ठीक है जी, अब देखो प्लेयर 1 का कंपैरिजन सिर्फ ये बी वर्सेस सी, बी और सी क्या होगा, बी से मिलता है इसको 1, 7 वर्सेस 1, 7 इज बेटर, 3 वर्सेस 3, 3 इज इक्वली लाइकली, सो सी वीकली डोमिनेट्स बी, सी वीकली डोमिनेट्स बी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्या काटूं मैं अब इसमें से, क्या काटूं मैं इसमें से, बी को काटूं ना, जो डोमिनेटेड होती है वो कट जाती है, बी कट गई। ठीक है जी, अब जब प्लेयर 2 का एनालिसिस करेंगे तो ये वाली जो बी रो है ना, ये हमारी गेम में शामिल नहीं है, हमने सिर्फ इस वाली लास्ट रो को देना है। अब डी वर्सेस एफ, 5 वर्सेस 3 क्या बेहतर है, D. मैम हाँ जी, मैम मैम जब हमने फर्स्ट आइटरेशन की थी तो उसके लिए भी जब हमारा वीकली डोमिनेटिंग था सी, तो हमने तब बी को नहीं कट किया था। Yes, ma'am. हमने बी देखो ए वर्सेस सी था, उसमें से नहीं, पहले ए वर्सेस बी था, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, फिर ए वर्सेस ma'am. सी था, उसमें से ए डोमिनेटेड हो गया, हमने ए को कट कर Yes, दिया, ma'am. फिर हमने बी वर्सेस सी को कंपेयर किया, है ना, बी वर्सेस सी किया तो सी फिर डोमिनेट आ ये गया, कटा हुआ है. वो But नहीं ma'am, काट, the B हाँ यू आर C राइट, weakly dominated. हाँ सॉरी मैं ये बता रही हूँ। अभी जरा अपने अपने आवाजें बंद करें ना सारे, माइक ऑफ करें, मैं फिर बताती हूँ। मारूफ ठीक कह रही है, मेरे आगे बढ़ गई हूँ, मुझे यहाँ पे काटना चाहिए था, ठीक है, ये मुझे काटना चाहिए था, ये मैं शायद बताने में आगे निकल गई। सो जो भी डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी होती है ना, उसको क्रॉस कर देते हैं गेम से। तो जिस तरह मैंने ए को क्रॉस किया, आई कुड हैव क्रॉस्ड बी एज वेल, और फिर हो सकता है कि मेरे कॉलम के एनालिसिस में वहीं से आंसर आ जाता, तो मेरा ये स्ट्रिक्टली डोमिनेंट आंसर आता। तो मारो के रनिंग आउट ऑफ टाइम इन 10 मिनट्स। अच्छा, मारो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, जो है ये वाला, अगर मैं बी को काट देती हूँ, गाइस अब ये समझने की कोशिश करो, बी को मैं काट देती हूँ क्योंकि ये डोमिनेटेड आया हुआ था, तो जो कॉलम के लिए मेरी गेम है ना, वो सिर्फ ये 2 रह जाती है। ठीक है, तो मैं जब रो को एनालिसिस करके जब आई विल गो टू कॉलम, तो कॉलम के लिए आई विल नॉट कंसिडर ए क्योंकि कटा हुआ है, आई विल नॉट कंसिडर बी, सो माई कंपेरिजन इज जस्ट फॉर द लास्ट रो, और वहां पे कंपेरिजन डी वर्सेस ई में 5 वर्सेस 4 में ये कट जाता है। ठीक है, और फिर डी वर्सेस एफ के अंदर करें तो 5 वर्सेस 3 में एफ भी कट जाता है। तो बात समझ में आई, हुआ क्या है, इन द फर्स्ट analysis of player number 1, I ended up dominated strategy cut out, A and B are out of the game, and once I move to player number 2, I am comparing D, E, F, तो D ने dominate कर दिया E को भी और F को भी। तो हुआ क्या, आखिर में मेरे पास जब एक एंट्री बच गई, तो that entry is actually strict dominant strategy equilibrium. Are you clear now?
Yes, ma'am. In that case, I will not need to go for the second. Yes, ma'am. Yeah, in that case, I would not need to go for the second iteration क्योंकि पहली iteration ही मुझे आंसर दे रही है. And I actually ended up with a strict dominant strategy equilibrium. ठीक है, वहां पे मैंने मिस्टेक की थी, उसे काटना चाहिए था. तो now I hope that you understand how to work out with the Nash equilibrium, how to work out the dominant strategy equilibrium. Now assume करें, समझने के लिए assume करें कि पहली वाली गो में हमारा B नहीं कटा था और हमें सेकेंड आइट्रेशन पे जाना पड़ा. ठीक है, तो अगर सेकेंड आइट्रेशन पे जाना पड़ता तो ये वाली सिचुएशन थी. अब इस वाली सिचुएशन में जब सेकेंड आइट्रेशन पे जाते हैं तो मैट्रिक्स दोबारा बनाते हैं. जब दोबारा बनाते हैं फिर कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मैंने ये किया हुआ है, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे मेरी बी सपोज कट गई. अब मैं जब कंपैरिजन करूंगी प्लेयर 2 का तो डी वर्सेस ई में 5 डोमिनेट्स 3, तो मैं क्या करूंगी, आई विल कट आउट एफ. क्या रह गया पीछे, ये. अब मैं इसको क्या कहूंगी, अभी भी मेरा इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है ना, लेकिन अब मैं इसको स्ट्रिक्ट डोमिनेंट नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इसे वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम. समझ आ गई बात की? गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वो यानी कंफ्यूजन कि मैम थी. हाँ. अगर कोई पहली इटरेशन में कोई इक्विलिब्रियम आया है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम, तो उसे हम स्ट्रिक्टली डोमिनेंट कहेंगे. Exactly. लेकिन अगर कोई सेकंड इटरेशन में आता है तो उसको हम वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम कहेंगे. ये नहीं है. वीकली स्ट्रिक्टली जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि जो आपके पे ऑफ है, जो आपकी डोमिनेंस आ रही है, वो स्ट्रिक्टली बेटर है या वीकली है. जैसे कि कहीं ना कहीं पे 3 वर्सेस 3 में डोमिनेट तो कर रहा था, लेकिन एक आउटकम ऐसा था जो इक्वली लाइकली था. मतलब अगर 3 की कंपैरिजन आप करें, जैसे ऊपर देखो ये वाला, अगर मैं करती हूँ, सपोज करो हमारा वीकली क्या था, 2 वर्सेस 1, 1 वर्सेस 0, 2 वर्सेस 3, तो कंपेरेबल नहीं है. 2 वर्सेस 7, 7 इज बेटर देन 2, 4 इज बेटर देन 1, 3 इज बेटर देन 2. अब यहाँ पर जो सी है ना, वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है क्योंकि इसकी हर एंट्री जो है वो दूसरे से बेटर है. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई. स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब है कि जो आपका इक्विलिब्रियम आया है उसकी कंपैरिजन करते हुए हर एंट्री दूसरे से स्ट्रिक्टली बेटर थी. ओके, ये चीज है. लेकिन अगर कहीं पे भी इक्वली लाइकली आ जाती हैं तो फिर आप कहते हो कि वो वीकली डोमिनेंट है. जैसे कि अगर आप बी और सी को करो, 7 इज रो के लिए बी सी में 7 इज ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली बेटर देन 1, 4 इज स्ट्रिक्टली बेटर देन 0, लेकिन 3 and 3 जो है ये इक्वली लाइकली है. तो अगर सपोज करो इधर पे, अब जैसा ये वाला आ गया ना, ये वाला सी वाला इक्विलिब्रियम आ गया सारे प्रोसेस के बाद, तो हम इसे कहेंगे वीक डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसका एक आउटकम जो था 3 वो बी के साथ इक्वली लाइकली था. ये बात क्लियर हो गई, स्ट्रिक्ट और वीक का डिफरेंस. Yes, ma'am. आइटरेटेड डोमिनेंट स्ट्रेटजी, और एक है स्ट्रिक्ट इक्विलिब्रियम वर्सेस वीक इक्विलिब्रियम, और दूसरी चीज है डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम वर्सेस आइटरेटेड डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम. Dominant strategy equilibrium is the one in which you get the answer in one iteration. मतलब जिस तरह हमने यहाँ पे हमें मिला है, ये जो चीज हमें मिली है ना, ये वाली, ये सारा जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है ये स्ट्रिक्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम है. क्यों? मैंने रो को कंप्लीट किया, 2 रोज कट गई. जब मैंने कॉलम को एनालिसिस किया, 2 कॉलम कट गए. वन आइट्रेशन मीन्स I would go with analysis with the row and then I go with analysis of column. This makes one iteration. If I am able to get my answer within this is dominant strategy equilibrium. That strategy equilibrium can be weak, can be strict. So this is dominant weak strategy equilibrium. Dominant क्यों? I did not went for the second iteration. वीक क्यों? इसलिए कि इस सी वाले कंपैरिजन में सी जो स्ट्रैटेजी थी उसमें एक आउटकम जो था वो बी के साथ इक्वली लाइकली था. ठीक है, ये हो गया क्लियर. अब अगर सपोज करें मेरी गेम आगे जाती यहाँ पर ये वाली, तो मैं क्या कहूंगी, अभी भी ये वीक है. क्यों? इसलिए कि एक स्ट्रैटेजी तो इक्वली लाइकली थी गेम में, तो ये वीक है. लेकिन ये क्योंकि फर्स्ट आइटरेशन करने के बाद आंसर नहीं आया था, एक मैट्रिक्स आया था,
फिर यू हैड टू गो विद द सेकंड आइटरेशन जहाँ पे आपने बी को डिलीट किया और फिर कॉलम को किया. सो कॉलम और रो को जब कंप्लीट करते हैं तो वो आइटरेशन कंप्लीट होता है. सो यू गॉट आंसर इन द सेकंड आइटरेशन. सो दैट्स व्हाई इट इज वीक एंड आल्सो आइटरेटेड डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम. सो वीक आइटरेटेड डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम. यहाँ पे मैम अगर हम जो सेकंड आइटरेशन है इसको दोबारा रन करें, हमने पहले कंपैरिजन किया टी और एफ का, ऐसे ही है. अगर हम सेकंड आइटरेशन को देखें तो हमने पहले प्लेयर 1 पे जाना है और बी और सी को कंपेयर करना है. बी और सी को कंपैरिजन में 7 जो था 1 से बेटर था, 3 जो है 3 के बराबर था. तो बी जो है वो डोमिनेटेड होगी, वीकली डोमिनेट कर गई. सी जो है वो डोमिनेंट है, वीकली डोमिनेंट डोमिनेंट. एक डोमिनेंट होती है, एक डोमिनेटेड होती है. जो बी है वो डोमिनेटेड है. डोमिनेटेड गो आउट ऑफ द गेम. कट कर दिया उसे. अब जब मैं कॉलम पर आई तो मैंने पहली रो को ऑल टुगेदर इग्नोर करना है. इट्स नॉट नो मोर इन द गेम. इट इज नो मोर इन द गेम. इट इज नो मोर इन द गेम. तो प्लेयर 2 पे डी और एफ को जब मैंने कंपैरिजन किया, आई वुड जस्ट लुक एट दिस एंड देन आई सी डी से ही विल गेट 5 ये वर्सेस 3. व्हाट इज बेटर? 5 इज बेटर देन 3. सो दिस एक्चुअली बिकम्स माय इक्विलिब्रियम. क्योंकि ये मेरी आइटरेशन से आया है, सेकंड आइटरेशन पे कंप्लीट हुआ है. सो इट्स आइटरेटेड इक्विलिब्रियम और आइटरेटेड डोमिनेंट. अब ये जो दूसरा रो कॉलम हमने कंपेयर किया है, इसमें जो स्ट्रेटजी सी डी है वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है ओवर स्ट्रेटजी सी एफ. नहीं, ऐसे तो नहीं करते. ये जो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते. अच्छा, हाँ, जब आप प्लेयर 1 को देखोगे तो बी वर्सेस सी की बात करोगे, यू विल फॉरगेट अबाउट डी एफ बिकॉज यू आर मेकिंग एनालिसिस फॉर प्लेयर 1 ओनली. सो प्लेयर 1 को देखोगे तो आप बी और सी को कंपेयर करोगे और उसमें से आपको नजर आया कि बी जो है वो फारिग है और जो सी है वो सिलेक्टेड है. वंस यू आर डन विद प्लेयर 1 देन यू मूव ऑन टू प्लेयर 2. वंस यू मूव टू प्लेयर 2 यू जस्ट फोकस ऑन प्लेयर 2, फॉरगेट अबाउट प्लेयर 1. प्लेयर 1 प्लेयर 2. तो मैम जो प्लेयर 2 है उसके लिए जो स्ट्रेटजी सी डी है वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है, ऐसे ही है. प्लेयर 2 की स्ट्रेटजीज जो है ना वो डी और एफ है. डी और एफ जी. और इसमें जो डी है वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है. वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है उससे. लेकिन गेम में थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डोमिनेंट एंड डोमिनेंसी वी फाउंड दैट सम प्लेसेस सी वाज वीकली डोमिनेंट प्लेयर 1 के लिए. ठीक है, प्लेयर 1 के लिए सी जो था वो वीकली डोमिनेंट था. तो इस वजह से हमारा जो पूरा नैश इक्विलिब्रियम जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा उसको हम वीकली डोमिनेंट ही कहेंगे, चाहे वो किसी एक प्लेयर के लिए भी वीकली डोमिनेंट था. यानी हमने काउंट रखना है कि कितनी दफा किस की कौन सी स्ट्रेटजी वीक आई है, उसकी बेसिस पे ओवरऑल टर्म करेंगे कि इक्विलिब्रियम वीक है या स्ट्रांग. So you will have to keep a track of if some strategy was coming as weak as weakly dominant. So your answer would have to have this word, that this is iterated weakly dominant strategy equilibrium. सारे वर्ड आ गए. Iterated weakly dominant strategy equilibrium. Got it? तो आज की क्लास में अभी 33 मिनट्स की क्लास हुई है और आई थिंक आई शुड कॉल अनदर मीटिंग क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है और ये हमारा टाइम जो है ना 1 मिनट रह गया है. ये नैश इक्विलिब्रियम और डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम जो है उसकी और आइटरेटेड डोमिनेंट स्ट्रेटजी की एग्जांपल समझ में आ गई है, मेथड समझ में आ गया. ठीक है, तो अब हम वेस्ट नहीं करते टाइम. हमारे पास क्लास का टाइम ये तो 44 हो गए, 5-6 मिनट रह गए. चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि ये सिर्फ आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ. आप लोगों के पास इस वक्त बुक है? अगर इसमें मजीद थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि जो इक्विलिब्रियम आया है जी वो हमने काउंट कैसे करना है कि कौन सा वीकली है और कौन सा स्ट्रेटली है. यहाँ पर जैसे अगर हम वो काउंट करें कि शुरू में और उससे डिटरमाइन करें कि ओवरऑल कौन सा वीक आ रहा है कौन सा स्ट्रांग इक्विलिब्रियम पास है. देखो दो ही चीजें जो समझने वाली हैं. नंबर वन just a minute.